ये हमारे पास क्या है, अमल, और ये क्या है, क्षार। अब देखिएगा ये जो अमल है प्रोटॉन दाता की तरह कार्य करेगा, तो प्रोटॉन निकलने के पश्चात ये संयुग्मी क्षार में बदल जाएगा। तो किसमें बदल जाएगा, A माइनस। तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार। ये क्या लाएगा, संयुग्मी क्षार। अब जो B है ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो फिर ये किसमें बदल जाएगा, BH प्लस। तो ये किसमें बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। माना हमारे पास कोई अम्ल है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, HA से, और कोई क्षार है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया, B से। अब अम्ल और क्षार इनमें क्या है, प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है। तो प्रोटॉन देखिएगा यहाँ पर ये अम्ल जो है प्रोटॉन H को त्याग कर किसमें बदल रहा है, A माइनस में। यहाँ से ये किसमें बदल रहा है, A माइनस में, H प्लस दाता, ठीक। और ये जो हमारे पास क्षार है, ये क्षार क्या है, ग्रहण कर रहा है किसको, H प्लस को। तो ये H प्लस ग्राही, प्रोटॉन ग्राही कौन है, क्षार, प्रोटॉन दाता कौन है, अम्ल। अब इनके बदरूप जो बन रहा है हमारे पास स्पीशीज, वो क्या बन रही है, A माइनस और BH। A माइनस संयुग्मी क्षार है और BH क्या है, संयुग्मी अम्ल है। अब ओरिजिनल एग्जांपल है हमारे पास, ये तो समझाने के तरीके हो गए हमारे पास। अब ओरिजिनल एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H2O और NH3, H2O प्लस NH3, ये आपको पता है जल, और ये क्या है, अमोनिया गैस। ये जल है H2O और ये क्या है, अमोनिया, ठीक। अब ये दोनों देखिएगा इस प्रकार प्रोटॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ये जो H2O है ये H प्लस यानी कि प्रोटॉन त्याग कर किसमें बदल जाता है, OH माइनस में। यहां से प्रोटॉन निकल गया, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, H प्लस दाता, क्या कहेंगे इसे, H प्लस दाता। और इधर देखिएगा ये अमोनिया क्या करेगी, H प्लस आयन जो यहां से निकला था उसको ग्रहण करेगी और क्या बना लेगी, NH4 प्लस। ये H प्लस यानी कि प्रोटॉन ग्राही। अब देखिएगा ये तो क्या है हमारे पास, अम्ल, क्या है, अम्ल। और ये क्या था, क्षार। ये हमारे पास क्या है, संयुग्मी क्षार, क्योंकि प्रोटॉन देने के पश्चात अम्ल किसमें बदल रहा है, संयुग्मी क्षार में, और प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात क्षार किसमें बदल रहा है, संयुग्मी अम्ल में। और ये जो हमारे पास ये क्या है, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्या है, अम्ल। जैसे हमने यहाँ बताया वैसे यहाँ बताया, ये H2O है, इसमें से H निकलेगा तो क्या रह जाएगा, OH रह जाएगा, OH। जब H दे देता है ये H2O, H प्लस दे देता है, प्रोटॉन दे देता है, तो किसमें बदल जाता है, ये OH माइनस में बदल जाता है। तो ये तो हमारे पास देने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। देने के पश्चात जिस स्पीशीज का निर्माण होता है, जिस स्पीशीज में बदलता है, जिस प्रजाति में बदलता है, वो आयन या वो कह सकते हैं घटक क्या कहलाएगा, हमारे पास संयुग्मी क्षार। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं NH3। NH3 जो कि H प्लस ग्रहण करने का कार्य कर रहा है, तो H प्लस ग्रहण करने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्षार। और अब चूंकि ये ग्रहण करने के पश्चात H प्लस ग्रहण करने के पश्चात किसमें बदलता है, संयुग्मी अम्ल में, तो ये क्या कहलाएगा, NH4 प्लस। ये अमोनियम आयन है, क्या है ये, अमोनियम आयन। और ये कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन है। ये कौन सा है, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस होते हैं। और ये क्या है हमारे पास, अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन। ये एग्जांपल हुआ हमारे पास। और एग्जांपल देखते हैं, कोई और एग्जांपल कर सकता है हमारे पास। एक एग्जांपल और लेते हैं HCl और H2 का, बहुत शानदार एग्जांपल है, देखते हैं इसको भी। यहाँ इसको मिलाकर मैं देखता हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और
HCl प्लस H2O। अब यहाँ पर Cl माइनस H3O प्लस। देखिएगा इसमें क्या होता है, ये हमारे पास अमल है। क्या है? क्योंकि H प्लस देने का कार्य कर रहा है, प्रोटॉन देने का कार्य कर रहा है। H2O H3O में बदल रहा है क्योंकि H प्लस ग्रहण करने का कार्य कर रहा है। तो ये क्या है? अमल जो है इसे बदलता है प्रोटॉन देने के पश्चात संयुग्मी क्षार में। तो ये क्या होगा हमारे पास? संयुग्मी क्षार। और क्षार जो होता है प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात किसमें बदलता है? संयुग्मी अमल में। तो ये क्या है हमारे पास? संयुग्मी अमल। कैसे देखेगा? ये यहां से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये। और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो ये तो H प्लस है और ये H प्लस क्या है? H प्लस क्या है? तो इस प्रकार हम ये देखते हैं, हमने 4 प्रकार से आपको ये ब्रनस्टेन और लोरी की परिकल्पना समझाई अमल और क्षार को समझाने के लिए कि अमल और क्षार क्या होते हैं। पहले हमने मॉडल ग्रुप में बताया आपको कि अमल और क्षार क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अमल। अमल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अमल। किसके फल बनाते हैं? प्रोटॉन के ग्रहण करने से और देने से। नेक्स्ट हमने Ha+B का एग्जांपल दिया, वो भी एक मॉडल के रूप में बताया हमने आपको। अब हमने वास्तविक एग्जांपल दिया आपको। एक का एग्जांपल हमारे पास ये है, वास्तविक एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल हमारे पास है। ये दोनों एग्जांपल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इनको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अमल और क्षार को ब्रनस्टेन लोरी के अनुसार समझाइए, तो आप इस तरह से उनको परिभाषित कर सकते हैं जैसे मैंने परिभाषा बताई। ठीक, उसके पश्चात आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अमल क्षार की परिभाषा में। हमने आरएनएस की परिकल्पना देखी, दूसरी बात हमने ब्रनस्टेन लोरी की परिकल्पना देखी। अब संयुक्त रूप से हम बात करेंगे अमल क्षार का दोबारा से। तीसरा जो परिकल्पना हमारे पास वो है लुईस की परिकल्पना। किसकी परिकल्पना है? लुईस की। अमल क्षार की, अमल क्षार के लिए लुईस की परिकल्पना। लुईस की परिकल्पना, एक वैज्ञानिक हुआ है लुईस। ये क्या कहता है अमल क्षार के बारे में? ये इसकी जो अमल क्षार की जो परिभाषा है वो इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन युग्म बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर पर आधारित है, यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अमल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो इसके अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं, वे अमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करते हैं, देने का कार्य करते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ लुईस क्या कहता है
इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इसकी परिक्रमण किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। अब ये क्या कहता है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। एक एग्जांपल है हमारे पास, और वो एग्जांपल बहुत शानदार एग्जांपल है BF3 और NH3। एग्जांपल देखिएगा, BF3 और NH3। यहां पर ये जो डॉट डॉट लगाया ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम यहां देखें इसको, ये जो बोरॉन है इसके जो वाइटम कोर्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका जो नंबर आता है वो कितना है? कितने का आता है हमारे पास? बोरॉन जो होता है कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर। कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर, यानी कि 2 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 3। प्रथम कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये वाइटम कोष में है, और वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अष्टक नियम के अनुसार 8। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। लेकिन इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर ये कोशिश करेगी तो देखो बोरॉन जो है हमारे पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वाइटम कोष में। 3 इलेक्ट्रॉन, जितने वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन उतना ही कौन बनाता है? कोई कंपाउंड से होता है। तो ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास वाइटम कोष में। तो यहाँ पर हमने देखा इसको, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये इससे फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है, ये फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेता है, और ये बॉन्ड बना लेता है। तो तीनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये सहसंयोजक बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध होता है, संबंध होता है जो इलेक्ट्रॉन के साथ से बनता है। तो बोरॉन के वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन और इसके वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन। भाई अगर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन ये कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। कितना नंबर पर आता है? 9। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 7। कितना है? 2 7। इसके वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर इसकी बिंदु संरचना देखी जाए तो ये इस प्रकार बिंदु संरचना रिप्रेजेंट होती है इसकी, ये बिंदु संरचना इसकी। और अगर बोरॉन की बिंदु संरचना देखी जाए तो बिंदु संरचना कितनी कैसे है इसकी? भाई हमारे पास ये बिंदु संरचना 1 2 3, ये बिंदु संरचना इसकी होगी। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे अगर बॉन्ड बने तो यहाँ पर जो देखेगा बोरॉन जो होता है उसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा बंध बनाने के बावजूद भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होनी चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। लेकिन अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, बनाने के लिए क्या करेगा? ये NH3 हमारे पास NH3, इसके पास एक्सिस मात्रा में एक अतिरिक्त मात्रा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके कौन ग्रहण करेगा? BF3 ग्रहण करेगा। BF3 ग्रहण करने के पश्चात उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। कैसे बंध बनाएगा? देखो ये हमारे पास है F3 और B, ये देखेगा। अब ये जो हमारे पास उप सहसंयोजक बंध का निशान एक तरह से, और ये NH3, ये बॉन्ड बनाया है इसने। कौन सा बॉन्ड बनाया है इसने? सहसंयोजक बंध बनाया है। और अब सहसंयोजक बॉन्ड जो यहाँ पर ये दर्शा रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ तीर का निशान इधर है बोरॉन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन युग्म किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? इसके द्वारा। किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? नाइट्रोजन के द्वारा दिए जा रहे हैं। नाइट्रोजन के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस कारण क्या है? ये इससे क्रिया करके या इससे मिलकर क्या बना लेगा? BF3 NH3 बना लेगा, जिसको हम F3B सहसंयोजक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक, यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म थे, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या करते हैं? ये देने का कार्य करेगा। ये क्या कर देगा? इनको दे देगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो BF3 है, इसका B का बोरॉन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के बावजूद, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन और बनाने में इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा आराम से। और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के देखेगा, नाइट्रोजन के पास वाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5।
और 3 बॉन्डिंग हुई पड़ी है हाइड्रोजन से, तो 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि बॉन्डिंग बनाने के पश्चात 2 इलेक्ट्रॉन भी रह रहे हैं इसके पास, अतिरिक्त रह रहे हैं। तो ये अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके पास बन जाते हैं, वो उनके पास। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो BF3 है वो अमल की तरह बिहेव कर रहा है, NH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्षार की तरह बिहेव कर रहा है। BF3 जो होगा ना, BF3 बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का कार्य करेगा, NH3 जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करेगा। सीधी सी बात ये समझ में आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रॉन्स्टेड और लोरी पहले बढ़ चुके हैं। लुईस के अनुसार हम बात करते हैं, तो लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा कर रहा है, अमल और क्षार को परिभाषित कर रहा है। तो अमल क्षार के अंदर वे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का कार्य करते हैं, अमल कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर BF3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का कार्य कर रहा है, NH3 से इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का कार्य कर रहा है। तो BF3 तो क्या है, अमल। ये तो क्या हो गया, अमल, और ये क्या हो गया, क्षार, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का कार्य कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार ये दोनों क्या हो गए, अमल और क्षार हो गए, ठीक है। इसके अलावा लुईस के अनुसार अमल और क्षार के कुछ अन्य एग्जांपल्स भी हमारे पास देख लेते हैं हम। लुईस अमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुईस अमल। लुईस अमल में हमने कहा था BF3 AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक। उसके बाद में जितने भी घनाएं होते हैं जैसे Mg2+, Ca2+, मैग्नीशियम आयन है, धनायन है ना, सोडियम आयन है, Na+, ये सब क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन न्यून, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन न्यून, ठीक। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लुईस क्षार। लुईस क्षार, लुईस क्षार का अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर लुईस क्षार के अंदर हमारे पास एक NH3 हो गया, NH3 हो गया लुईस क्षार के अंदर। और बात करते हैं जैसे H2O, H2 हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अतिरिक्त H2 के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो ऋणायन होते हैं OH- है और Cl- है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि ये लुईस के अनुसार BF3 है, AlC3 है, Mg2+ है, Ca2+ है, Na+ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का कार्य करते हैं, इसका ये इस्तेमाल है। और ये हमारे पास लुईस क्षार जो कि इलेक्ट्रॉन धनी है, जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, NH3 है, H2 है, OH- है, Cl- है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन धनी है, इसलिए ये क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे अमल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, अमल की कुछ रासायनिक गुण या फिर अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या होती है, जब अमल क्षार से किया जाता है तो उदासीन लवण एवं जल का निर्माण होता है। उदासीन लवण एवं जल का निर्माण होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब अमल क्षार से क्रिया करता है तो संगम
संगत उदासीन लवण एवं जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संगत उदासीन लवण और जल का निर्माण होता है, यानी कि अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, जैसे मान हमारे पास HCl है, अम्ल का एग्जांपल बताया हमने आपको, और क्षार जैसे NaOH। तो ये क्या करते हैं? HCl और NaOH अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? NaCl प्लस H2O जल। तो ये तो हमारे पास अम्ल, और ये क्या है? क्षार। ये क्या है? लवण, और ये क्या है? जल। देखो कैसे होता है, ये H प्लस है और ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है और ये OH माइनस है। तो प्लस माइनस एक दूसरे का प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से। ठीक, क्रिया करके क्या बनाएंगे? NaCl Na प्लस Cl माइनस और H प्लस OH माइनस। इस प्रकार क्या बना लेते हैं? ये अभिक्रिया करते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो संगत लवण और जल बनता है। चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षार अपने गुणों को खो देते हैं, एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देते हैं, इस कारण इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे पास अम्ल की एक रासायनिक अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम अम्ल की अभिक्रिया धातु से। अम्ल की अभिक्रिया धातु से, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अम्ल की धातु से अभिक्रिया में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। कैसे देखते हैं? मान लें हमारे पास कोई अम्ल है यहाँ पर HCl, और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? माना जिंक धातु है, और जिंक धातु से क्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H। ये हमारे पास ये क्या है? गैस। ठीक है, ये क्या है? साल्ट। ये क्या है? धातु। और ये क्या है? अम्ल। ठीक है, कैसे देखें? यहाँ पर अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो H प्लस और Cl माइनस, ये Zn जो होता है 2 प्लस आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा Zn 2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर H प्लस। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक तरह से 2H बनेगा, तो किस में बदल जाएगा? H2 गैस में। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों इधर से इधर, इधर से इधर, तो क्या करेंगे? ZnCl2 क्या बना लेगा? ZnCl। इस प्रकार किया। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे H2SO4 प्लस Zn। तो तीन निशान करके हम क्या बोल सकते हैं? ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर देखिए H प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, अब ये जब ये बनेगा तो क्या होगा? Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे?
ZnSO4 और ये जो H2 है ये क्या है हमारे पास गैस, ये ऊपर निकलेगा। अब इस गैस की कैसे पहचान करें कि H2 गैस निकलती है सभी क्रिया के दौरान? इस सब क्रिया के दौरान जो कौन गैस होती है उसके सामने जलती हुई तीली ले जाते हैं, माचिस की तीली ले जाते हैं और जलती हुई तीली को ले जाकर देखते हैं तो फट फट की आवाज़ से चलती है वो तीली। तो इस बात से फिर पता चलता है कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस जलती है वो जलती हुई तीली के साथ कैसे जलती है? फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अमल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अमल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, अमल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अमल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया में क्या होता है? अमल प्लस धातु कार्बोनेट, ये का निशान क्या बनाएगा? लवण प्लस CO2 गैस। क्या बनाएगा? लवण प्लस CO2 गैस। देखिए क्या कैसे, मान लो हमारे पास ये पर जल भी बनाएगा, क्या बनाएगा? जल भी बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये HCl है और धातु कार्बोनेट माइनस CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब ये जो अभिक्रिया करेगा इससे तो क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस H2 प्लस CO2। क्या बनाएगा? ये HCl है हमारा और ये हमारे पास क्या है? धातु कार्बोनेट। और ये क्या है हमारे पास? लवण, ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लें, मान लें हमारे पास ये H2SO4 है और यहाँ पर ये ले लो CaCO3, तो ये क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल हम ये कहें कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके जो अम्ल होते हैं वो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बनाते हैं? CO2 गैस। CO2 गैस मुक्त करते हैं, जल तो बनता है इसका अतिरिक्त ना। और मेन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है यहाँ पर CO2 गैस है। कौन सा गैस है? CO2 गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अभी आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, उदासीन लवण बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगी? लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो के अंदर अम्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। रिमेनिंग जो भी बातें हैं अम्ल से संबंधित उन बातों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और क्षार के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो उसको लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।